सौर एकेडमी सतना में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम एमपीपीएससी के मॉडल पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम एमपीपीएससी सामान्य अध्ययन मॉडल पेपर पर चर्चा कर रहे हैं और ये हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। आज 10वें प्रैक्टिस सेट पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1998 में। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना 1 मार्च 1964 को की गई थी। कब की गई थी? 1 मार्च 1964 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। और इसका जो उद्देश्य है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार व कदाचार से मुक्त करना और भ्रष्टाचार पर निगरानी इत्यादि रखना। नेक्स्ट देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को दिवालिया घोषित होने पर, दोहरे लाभ के पद पर, मानसिक व शारीरिक अक्षमता के आधार पर। तो यहाँ पे तीनों ही आ जाते हैं। उपरोक्त तीनों के आधार पर संघ लोक सेवा के सदस्यों को हटाया जा सकता है। और ये कौन हटाते हैं? राष्ट्रपति हटाते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों हो जाएगा। और इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा पद का दुरुपयोग करने या भ्रष्टाचार करने पर भी उच्चतम न्यायालय की जांच द्वारा सभी प्रतिवेदन के पश्चात राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे याद रखिएगा, अनुच्छेद 317। यहाँ पे तीनों के आधार पर हटाया जा सकता है। और कौन हटाते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को, जब देश में लॉकडाउन लगा था, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1.70 लाख रुपए, कितना? 1.70 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। और इस योजना का जो लाभ है वो 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलता है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक ने की थी, जिन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से एक अपरमाणु कण, जिसे न्यूट्रॉन कहा गया था, उसकी खोज की थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? कौन सी धातु है? इसमें से देखें तो जो अभ्रक धातु है ये ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का ये कुचालक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। www के विशिष्ट फीचर्स क्या हैं? तो www वर्ल्ड वाइड वेब जो है, एक सिंगल इंटरफेस पर कई इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया का समर्थन करने वाला एक इंटरनेट सर्वर होता है। इसमें यूज़र फ्रेंडली, मल्टीमीडिया और इंटरेक्टिव, ये सभी जो होते हैं इसके स्पेशल फीचर होते हैं। मल्टीमीडिया, यूजर फ्रेंडली और इंटरेक्टिव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किसने की थी? तो वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किसने की थी? ये अमेरिका के हैं, जेरोन लेनियर ने की थी। किसने की थी? जेरोन लेनियर ने 1980 में, 1980 के दशक में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाए, यदि समान गति से चलता हुआ हवाई जहाज है उसमें से पत्थर गिराया जाए तो पत्थर का पथ क्या होगा? पत्थर किस पथ से नीचे गिरेगा?
तो समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से यदि पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा फेंका गया पत्थर का पथ जो होता है वो एक सीधी रेखा में गति करता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के सतह से क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति करता है तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वा गति कहते हैं। और इसमें जो वस्तु गिरती है वो कैसे, सीधी रेखा में गिरती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर का पथ क्या होगा, सीधी रेखा में होगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल की शुरुआत या अनावरण किस देश ने किया है? तो ये बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, ये नीदरलैंड ने किया है। किसने किया है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल यात्री का अनावरण किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका उद्घाटन जो हुआ था जुलाई 2021 में हुआ था। चूँकि पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल पुल है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय जो है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। यहाँ पे दीवानी मुकदमे इत्यादि भूमि संबंधी जो मामले हैं वो सारे निपटाए जाते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। बड़ा उद्योग भेल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो हैवी इंडस्ट्रीज है भेल, वो कहाँ स्थित है? तो भेल जो स्थित है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना भी देख ली, 1960 में ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। और इसका जो फुल फॉर्म होता है ये भी पूछा जा सकता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भी याद रखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर 3 जिले कौन से हैं? तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर 3 जिले जो हैं वो कौन कौन से हैं? सब सर्वाधिक साक्षर जिला है वो जबलपुर है। जबलपुर की साक्षरता दर कितनी है? 81.1%। दूसरे नंबर पर करो है इंदौर, इसकी साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। और तीसरे नंबर पर है भोपाल, भोपाल की कितनी है? 80.4%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, जबलपुर सर्वाधिक साक्षर, उसके बाद इंदौर, उसके बाद भोपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इस संगठन का जो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये भी याद रखिए, एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे IDBI भी बोला जाता है, इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1964 में। और 1976 में इसका स्वामित्व जो है भारत सरकार के हाथ में आ गया था। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, तो 11 अक्टूबर 2004 में RBI ने इसे अधिसूचना जारी करके अनुसूचित बैंक का भी दर्जा दे दिया गया है। तो IDBI को अनुसूचित बैंक का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से मिलती है? तो मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है इसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से मिलती है। यदि सीमाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो उत्तर प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, 10 जिले राजस्थान से, 9 जिले महाराष्ट्र से, 7 जिले छत्तीसगढ़ से, और सबसे कम जो हैं गुजरात से 2 जिले मिलते हैं। तो याद रखिए।
और ये अलीराजपुर ज़िला है जो महाराष्ट्र, इधर गुजरात के साथ और इधर महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। राज्य में अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो अटल बाल आरोग्य मिशन की जो शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर 2010 को की गई थी। 24 दिसंबर 2010 से शुरुआत की गई थी और इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गंभीर कुपोषण की दर में कमी लाना और 2020 तक इसको नगण्य जीरो कर देना। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2010। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च 1969, 21 मार्च 1969 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। और इसका जो उद्देश्य था मुख्य रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु तो आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराना, खाद्यान्न में उपलब्धता में वृद्धि में योगदान देना और कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना। तो इन उद्देश्यों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ये भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और 1988 से यहाँ पे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक डिप्लोमा वन प्रबंधन से संबंधित डिप्लोमा की भी शुरुआत की गई है 1988 से। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ये सिंगरौली को कहा जाता है। और इस सिंगरौली ज़िले का जो स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 2005 में हुआ था। ये सीधी ज़िले से अलग करके सिंगरौली ज़िला बनाया गया था। और इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, सिंगरौली ज़िला दो अन्य राज्यों से भी मिलता है। इसका छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला से साझा करता है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से भी इसकी सीमा साझा होती है। तो ये भी याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा क्वेश्चन ये। राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो पहला बायोगैस प्लांट है भोपाल में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? भोपाल में स्थापित किया गया है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 17 बायोगैस प्लांट हैं और इन प्लांटों का जो मुख्य उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो ये भी याद रखें कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान से भी इसका जोड़ा जाना इसके उद्देश्य में शामिल है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पे देखें, मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। सॉरी, इसे अभ्यारण्य के रूप में 1933 में शामिल किया गया था। राज्य का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था इसे 1955 में, ये डेट भी याद रखिएगा। और 1974 में 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है 940 वर्ग क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं जानवर वो कौन कौन से हैं? जैसे बारहसिंगा, काला हिरण, तेंदुआ, चीतल, सांभर इत्यादि वन्यजीव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध जो है बैडमिंटन से है। बैडमिंटन के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं और ये लगातार 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में ये पदक जीतते चले आए हैं। और अभी हाल में 2022 में इन्होंने ऑल इंडिया ओपन और जर्मन में उप विजेता रहे और इंडिया ओपन में ये विजेता रहे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, करंट अफेयर से है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, याद रखिए। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? यहाँ पे देखें, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत की क्षरण, ये तीनों ही जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। जलवायु परिवर्तन जो मुख्य रूप से होता है वो प्राकृतिक कारण और
मानवीय कारण से होता है। प्राकृतिक कारण में कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी, वोल्केनो, वायुमंडल में गैसों के संयोजन में परिवर्तन, सौर कलंक, महाद्वीपीय विस्थापन इत्यादि क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। मानवीय कारण जो मुख्य रूप से हैं, वनों का विनाश, जीवाश्म ईंधन दहन जिससे प्रदूषण की समस्या हो रही है, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है, और प्रचलित जो कृषि पद्धति हैं इत्यादि, ये सारे ही जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो यहाँ पे प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, ये तीनों ही जलवायु परिवर्तन का कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में स्थापित होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। इसे 1936 में 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको भी याद रखिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। और गुईनडी ये तमिलनाडु में है। इनके नाम भी याद रखिएगा कि इनके ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। नेक्स्ट देख लेते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो 27 जुलाई 2021 को प्राचीन हड़प्पा स्थल धौराविला जो है, इसको जो वर्तमान में अभी गुजरात में है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की में शामिल होने वाली सूची में 40वां भारतीय स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर से। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है और भारतीय विरासत स्थलों में शामिल में ये 40वां स्थान है इसका। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई थी, 1969 में की गई थी। कब की गई थी, 1969 में। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसका जो मेन निगम का जो कार्य है सहकारी और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को सहायता प्रदान करना, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। तो ये OMR होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है और इसकी सहायता से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रयोगात्मक परीक्षा जो उत्तर पुस्तिका होती है उसकी जांच की जाती है। इसका जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, याद रखिएगा, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। और MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस मोबाइल ऐप के द्वारा सरकारी सेवाओं के एक्सेस को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो उमंग ऐप है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी सेवाओं के एक्सेस को प्राप्त किया जाता है। और यदि उमंग के फुल फॉर्म की बात करें तो ये भी याद रखिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग का फुल फॉर्म है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम कोई सिंगल व्यक्ति कोई दूर बैठे हुए व्यक्ति से वर्चुअली वार्तालाप करता है और आजकल इसका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, इस कम्युनिकेशन में एक तो उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन, कैमरे, माइक्रोफोन, वीडियो स्क्रीन, साउंड सिस्टम इत्यादि की आवश्यकता होती है। आजकल इसका क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप सरकारी सिस्टम में भी देखे होंगे वर्चुअली आजकल उद्घाटन वगैरह हो रहे हैं और हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरा, वीडियो स्क्रीन और माइक्रोफोन, ये तीनों की ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेलनेट क्या है। टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। टेलनेट जो है, टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग हम किसमें करते हैं, रिमोट लॉगिन में करते हैं। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है।
भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में पहली महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की निर्देशक के रूप में पहली महिला को किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर ध्रुति बनर्जी। किनको? डॉक्टर ध्रुति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 में इनकी नियुक्ति हुई है, जो पहली महिला भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निर्देशक के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश का पहला चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला चीनी मिल है ये जावरा में। कहाँ? जावरा, ये रतलाम जिले में है। 1934 में स्थापित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का पहला चीनी मिल है। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी मिल है वो कौन सा है? सीहोर में बरलाई। ये भी याद रखिए, सबसे बड़ा पूछा जाता है तो बरलाई, और सबसे पहला पूछा जाता है तो जावरा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक और कस्टोडियन कहा जाता है, यह किसे कहा जाता है? भारत के उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन कहा जाता है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसके उपबंध मिलते हैं, तो ये भी याद रखिए। और भारतीय संघ के यहाँ पे राष्ट्रपति की देखें तो भारतीय संघ के कार्यपालिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 52 में इनका वर्णन मिलता है। और संघ की संपूर्ण कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, तो ये भी याद रखिए। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। सरकार की जो संसदीय व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका जो होती है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में जो मंत्री परिषद होती है, ये विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यही जो है भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार की व्याख्या करता है। इसके अलावा भारत का संविधान जो है केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था देखने को मिलती है। केंद्र में अनुच्छेद 14, केंद्र की बात करें तो अनुच्छेद 74 और 75 में इसकी व्याख्या मिलती है। और यदि राज्यों की बात करें तो अनुच्छेद 163 और 164 में संसदीय व्यवस्था के उपबंध मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित किया जाता है? तो एकीकृत जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। और जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 से 3 प्रकार से जीएसटी लगाया जाता है, और इसमें 4 जो हैं कर स्लैब रखे गए हैं। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार से दिए जाते हैं? तो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर दिए जाते हैं। किसके आधार पर? राज्य की जनसंख्या के आधार पर दिए जाते हैं। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो होता है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी जनसंख्या के अनुसार। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत के इतिहास में जो चोल साम्राज्य था अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा साम्राज्य? चोल साम्राज्य। और बंगाल की खाड़ी में इसका अच्छा खासा दबाव था नौसैनिक बेड़ों के कारण। और इसके जो प्रमुख राजा थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने 1017 में श्रीलंका को विजिट किया था। ये भी फैक्ट याद रखिए, 1017 में श्रीलंका को विजिट किया था राजेंद्र चोल ने। इसके अलावा जावा, सुमात्रा, श्रीविजय इत्यादि भी इनके विजिट क्षेत्र रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य नौसैनिक शक्ति के लिए। निम्न में से किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी पटवारी के एग्जाम में भी कई पेपरों में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है ये पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण और अपने सुंदर स्थलों के कारण जो पचमढ़ी है उसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है, पुरातात्विक महत्व में भी इसका स्थान है, और यहाँ पे की गुफाओं को में शैल चित्र भी मिले हैं। यहाँ की जो गुफाएं हैं उनमें शैल चित्र भी मिले हैं।
और इसकी खोज जो किया था वो कैप्टन जे फॉर्थसोथ ने किया था 1862 में, ये भी याद रखिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में स्थित एक पर्यटन स्थल है। उज्जैन, ये इसका प्राचीन नाम अवंती है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, ये भी याद रखिए। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह जो है 1923 में जबलपुर से प्रारंभ किया गया था। कब? 1923 में। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह 1923 में प्रारंभ किया गया था और ये बाद में केंद्रीय स्तर पर चला और इसका जो बाद में केंद्र रहा झंडा सत्याग्रह का, वो नागपुर बन गया था। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश की स्थापना जो की थी 831 ईस्वी में किसने की थी? नन्नुक ने की थी। 831 ईस्वी में नन्नुक ने की थी और चंदेल शासकों का जो उदय है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में माना जाता है। और एक फैक्ट इसमें और याद रखिए कि बुंदेलखंड को पहले जेजा भुक्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जेजा भुक्ति के नाम से। जेजा भुक्ति नाम इसका कैसे पड़ा? जो नन्नुक के पौत्र थे जयसिंह, उनके नाम पर इसका जेजा भुक्ति नाम पड़ा। इनकी राजधानी जो रही है खजुराहो रही है, तो ये भी याद रखिए। निम्न में से किस महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो जो अवंती महाजनपद है, यहाँ पे जो अवंती महाजनपद है उसका संबंध मध्य प्रदेश से है। जो महाजनपद 16 महाजनपद थे उनमें से अवंती एक प्रमुख महाजनपद हुआ करता था। इसमें दो राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती की राजधानी थी वो क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ये भी याद रखिए। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। निम्न में से कौन ताम्रपाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है? तो यहाँ पे देखिए ताम्रपाषाण कालीन प्रसिद्ध स्थल एरण अभिलेख है। एरण ताम्रपाषाण कालीन का प्रसिद्ध स्थल है और इस काल में मनुष्यों ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करना सीख लिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरण। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नादमुख एस्चुरी बनाती है? तो ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और ये नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाके विलीन हो जाती है अरब सागर में। इसमें जबलपुर के पास भेड़ा घाट में कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण होता है और ये रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। नर्मदा नदी की यदि प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, हालांकि सहायक नदियाँ इसमें 41 हैं, लेकिन हिरण, तिंदोली, चंद्रकेसर, हथनी, ऊटी इत्यादि जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन से जुड़े संत और सूफियों ने धार्मिक सद्भाव की पृष्ठभूमि तैयार की थी और इन्हीं आंदोलनों ने सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूत किया था। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? धार्मिक सद्भाव। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधार कला किसके शासनकाल में अधिक विकसित हुई? तो गांधार कला का जो विकास हुआ है वो कुषाण शासनकाल में, कुषाण वंश के शासनकाल में अत्यधिक विकसित हुई। कुषाण काल में, जो कुषाण काल के सम्राट थे कनिष्क के काल में गांधार कला का सर्वाधिक विकास हुआ। भारहोज, सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला के प्रमुख उदाहरण हैं और गांधार कला को महायान धर्म के विकास से भी प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे वीपी दीक्षित। कौन थे? वीपी दीक्षित थे। राज्य में वर्ष 1981 में 1981 में लोकायुक्त का गठन किया गया था और यदि वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो एन के गुप्ता है। तो ये भी याद रखिए, वर्तमान लोकायुक्त कौन है? एन के गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है?
तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो परिसीमन आयोग 2008 है उसकी संस्तुति के आधार पर मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 35 है। कितनी है? अनुसूचित जाति की संख्या 35 है। और यदि हम विधानसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 231 है, 231 टोटल सीटें हैं, उसमें से 35 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। निम्न में से किसके शासनकाल के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुके हैं? तो यहाँ पे देखें तो भगवत दयाल शर्मा जो हैं ये राज्यपाल के रूप में अपने 3 कार्यकाल किए हैं। और यदि वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगूभाई पटेल। वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री मंगू भाई पटेल। और ये किस नंबर के राज्यपाल हैं? 25वें नंबर के, ये भी याद रखिए। इस तरह से हमने एमपीपीएससी प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चनों को देखा है और इसके आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और यदि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।